जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का द लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, वैदिक काल के सामाजिक स्थिति, वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में हमने पिछली क्लास में देखा था। इसमें देखा था वैदिक काल समाज कैसा था, पितृ प्रधान समाज था, यानी परिवार का मुखिया कौन होता था, पिता होता था, ना कि माता। इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखी थी, उसमें परिवार का मुखिया कौन होता था, माता। जबकि वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था। वैदिक सभ्यता में परिवार का मुखिया कौन होता था, पिता होता था। परिवार की समाज को चलाने के लिए कुछ भागों में बांटना पड़ता, जो समाज कई भागों में बटा हुआ था, जैसे कुल, फिर ग्राम, फिर देश, फिर जन। सब जो सबसे बड़ा क्या होता था, जन, जिसका मुखिया राजन कहलाता था, या जिसका रक्षक राजन कहलाता था, राजा होता था। उस सब समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, कुल। कुल यानी एक परिवार। वो परिवार जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था, कुलप। कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था। वो ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहते थे। वो कई ग्रामों को मिलाकर एक विष का निर्माण होता था। और विष का जो प्रधान होता है या विष के मुखिया को विषपति कहलाता था। वो कई विषों को मिलाकर जन, जो जन का प्रधान या जन का रक्षक राजन कहलाता था, यानी राजा जो होता है सबसे। ये हमने देख लिया था पिछली क्लास में कैसे। इसके बाद हमने ये पिछली क्लास में देखा था कि ऋग्वेद काल के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। 10वें मंडल पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है हमें, यानी समाज 4 भागों में विभाजित था, 4 वर्णों में विभाजित था। ये 4 वर्ण कौन कौन सी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये हमें कहाँ देखने को मिलता, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद में कितने मंडल, 10 मंडल हैं, और सबसे अंत में जोड़ा गया मंडल 10वां मंडल है। सबसे अंत में जोड़े गए मंडल में, यानी ये वर्ण व्यवस्था बाद में आई, ऋग्वेद के अंतिम समय में। सबसे बाद में जोड़ा गया मंडल, उसमें वर्ण व्यवस्था का, उसमें एक पुरुष सूक्त, उसमें वर्ण व्यवस्था को देखने को मिलता है। 4 वर्णों को उल्लेख। ब्राह्मण, जिसका काम होता था शिक्षा देना और पूजा पाठ से संबंधित यह कार्य संपन्न कराना, पुरोहित का काम, वो तो ब्राह्मण को होता है। क्षत्रिय, क्षत्रिय काम होता है रक्षा करना। वो वैश्य, वैश्य का काम होता था व्यापार एवं वाणिज्य करना। और शूद्र का इनकी सबकी सेवा करना। ठीक, तो ये और साथ में भी ये वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित नहीं थी, बल्कि ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ये कैसे कि ये वर्ण व्यवस्था ये तो नहीं था कि ये बेटा ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा। क्षत्रिय घर में पैदा हुआ, पिता क्षत्रिय तो पुत्र भी क्षत्रिय ही होगा। वो जिस हिसाब से काम करेगा वह उस हिसाब से उसकी वर्ण व्यवस्था होगी। बेशक ब्राह्मण यदि पिता उसका ब्राह्मण है क्योंकि वो शिक्षक है एक तरीके से, या पूजा पाठ काम करता तो ब्राह्मण कहलाएगा। वो यदि बेटा उसका रक्षक काम करने लगा तो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय कहलाएगा। हिसाब से ये वर्ण व्यवस्था थी, तो ये जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर थी, यानी जो जैसा काम करे उसी वर्ण में जाएगा। इसके बाद पिछली क्लास में हमने देखी थी महिलाओं की स्थिति,
कि समाज के जब पितृ सच्चात्मक था, लेकिन फिर भी महिलाओं की स्थिति एक अच्छी स्थिति थी। स्त्रियों की स्थिति बहुत समय, क्योंकि युद्ध में भाग ले सकती थी। सती प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था उस समय। सती प्रथा क्या होती थी? यदि किसी स्त्री का पुरुष खत्म हो जाए तो वो स्त्री अपने पति के साथ जिंदा आग में चल जाती थी। ये सती प्रथा कहलाती थी। और विधवा पुनर्विवाह और नियोग प्रथा का प्रचलन था। विधवा पुनर्विवाह नियोग प्रथा क्या होती? यदि ये सब पता नहीं तो हम इसकी पिछली वाली क्लास में बताया, तो उसे इत्मीनान से पढ़िए, देख लें तो और अच्छे समझ में आएगा। विधवा पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन। उस स्त्रियों को शिक्षा का पूर्ण अधिकार था, तो आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। संपत्ति पर अधिकार, उत्तराधिकारी कौन? पुत्र ही होता था। यानी उत्तराधिकारी होगा, संपत्ति उसी को मिलेगी, पुत्र को ही। यदि किसी के पास पुत्र नहीं है, उसकी संतान केवल पुत्री है, तो संपत्ति पर अधिकार पुत्री का ही होता था। ठीक, तो ये हमने कल क्लास समाधि की स्थिति में देख लिया था। आज हम देखेंगे वैवाहिक स्थिति कैसी थी। तो अंतिम पैतृकालीन वैवाह विवाह के हिसाब से होते थे। क्या होते थे पैतृकालीन विवाह? तो विवाह वर्ण क्रम के आधार पर, जो 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे, वर्ण क्रम के आधार पर विवाह कितने प्रकार के होते थे? वर्ण क्रम के आधार पर 2 प्रकार के। वर्ण क्रम के आधार पर विवाह 2 प्रकार के विवाह होते थे। 2 प्रकार के कौन कौन से? एक अनुलोम और दूसरा विलोम। अनुलोम अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ये किसके आधार? वर्ण क्रम के आधार। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह समाज को स्वीकार था, और जबकि प्रतिलोम विवाह स्वीकार नहीं था। समाज को स्वीकार नहीं था। अनुलोम विवाह स्वीकार था और प्रतिलोम विवाह स्वीकार नहीं था समाज को। ये वर्ण क्रम के आधार पर विवाह 2 प्रकार के होते थे। अब थोड़ा हम अनुलोम और प्रतिलोम, ये कैसे अनुलोम कहलाता था, कौन विवाह कौन सा प्रतिलोम, इसके बारे में हम देख लेंगे। इससे पहले हम देखते अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह में क्या होता था? उच्च वर्ण की, उच्च वर्ण का पुरुष जब निम्न वर्ण की महिला से विवाह करता था, तो ये अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह या तो सेम वर्ण में करे, तो ब्राह्मण ब्राह्मण में करे,
ये क्षत्रिय क्षत्रिय में करे, वैश्य वैश्य में करे, वो यार शूद्र तो ये अनुलोम, या तो उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण की महिला हो। अब ये उच्च वर्ण और निम्न वर्ण, अब क्या सबसे ऊपर को ब्राह्मण, ब्राह्मण ये सबसे उच्च होते थे। इसके पास नीचे क्षत्रिय, माने जाते हैं। क्षत्रियों के नीचे वैश्य, तो वैश्य के नीचे शूद्र। तो सबसे टॉप पर कौन, ब्राह्मण थे। यदि पुरुष ब्राह्मण है और महिला क्षत्रिय है तो अनुलोम विवाह कहलाएगा। या वैश्य है महिला, या इनमें तीन में से कोई, यदि पुरुष क्षत्रिय है तो महिला या तो क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो। हिसाब से मतलब पुरुष निम्न का नहीं होना चाहिए, अनुलोम विवाह कहलाता था। तो प्रतिलोम विवाह इसका उल्टा हो जाएगा, नाम ही समझ में आता। प्रति का मतलब उल्टा, प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में होता था उच्च वर्ण की महिला निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह। प्रतिलोम में क्या होता था, उच्च वर्ण की महिला निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती थी, तो ये समाज को स्वीकार नहीं था। यानी ये समाज इन्हें स्वीकारते नहीं थे, इन्हें समाज से अलग कर देते थे प्रतिलोम विवाह करने वालों। तो इसी हिसाब तब उन्हें समाज से लेगी, ऐसे कई विवाह हो जाएंगे, उनकी संख्या भी काफ़ी हो जाएगी, तो मिलकर एक अपनी अलग नई जातियाँ क्रिएट होने लगेंगी। इस हिसाब से नई नई जातियाँ बनने लगेंगी। तो एक इम्पोर्टेंट डाल लो, स्टार बना के लिख लो। इसी कारण किस कारण, प्रतिलोम विवाह के कारण, इसी कारण समाज में नई जातियों का उदय हुआ। उदय हुआ। समाज में नई नई जातियाँ बनती गई, जिनकी उनकी संख्या काफ़ी होती गई, वो आपस में मिलती गई और नई नई जातियाँ बनती गई। ये तो हमने देखा किस आधार पर, वर्ण क्रम के आधार पर। वर्ण क्रम के आधार पर विवाह कितने प्रकार के होते थे, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था, जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला के साथ शादी करता था तो अनुलोम विवाह कहलाता था। तो आराम से वो अपनी फैमिली के साथ रहते और समाज उन्हें स्वीकार करता था, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पुरुष उच्च वर्ण का, महिला निम्न वर्ण की, अच्छी बात कोई। और दूसरा प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में होता था यदि उच्च वर्ण की महिला है और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ शादी हो जाए तो ये प्रतिलोम विवाह कहलाता था। इसे समाज स्वीकार नहीं करता था। तो इसी प्रतिलोम विवाह कारण समाज में नई नई जातियाँ, मैं उन्हें समाज में स्वीकार नहीं करेगा, उन्हें समाज से बाहर निकाल देगा, तुम अलग रहो। वो एक था तो बेचारा अलग पे, तब कई सारे ऐसे धीमे धीमे होते गए तो आपस में मिलकर काम करने लगे हो।
एक नई जाति उन्हें क्रिएट हो गई। इसी हिसाब से कई सारी जातियां क्रिएट हो गई जो आज के हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, तो ये हमने समझा इसके आधार पर, वर्ल्ड क्रम के आधार पर विवाह का। भूलोगे तो नहीं, वर्ल्ड क्रम के आधार पर विवाह कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के, एक अनुलोम और दूसरा प्रतिलोम। अनुलोम में क्या होता? उच्च वर्ल्ड का पुरुष और निम्न वर्ल्ड की महिला के साथ शादी होती, जो समाज को स्वीकार था। और प्रतिलोम, उच्च वर्ल्ड की महिला निम्न वर्ल्ड के पुरुष के साथ शादी करती, जो समाज को स्वीकार नहीं था। ठीक, अब हम देखेंगे पैतृक साहित्य में विवाह के कितने प्रकार को उल्लेख। ये भी पैतृक साहित्य में उल्लेख है, लेकिन ये किसके आधार पर? वर्ल्ड क्रम के आधार पर। मनु पैतृक साहित्य कौन सी? मनु स्मृति, स्मृतियों में मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख देखने को मिलता है। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है देखने को? 8 प्रकार के। ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं? एक ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। शरीफ का नाम आप बोल रहे हैं, असुर, राक्षस, पैशाच, ये सब परेशान सब समझे, सब विवाह के एक प्रकार थे। कि मनु स्मृति में इनका उल्लेख देखने को मिलता है। अब हम लोग पैतृक साहित्य में कहाँ इनका उल्लेख देखने को मिलता है? तो बताओ कि मनु पैतृक साहित्य में स्मृतियों में भी कौन सी स्मृति में? मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह को उल्लेख देखने को मिलता है? 8 प्रकार के। अभी 8 प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापति विवाह। ये चारों नाम जो सुनने में अच्छे लगे होंगे, यही 4 विवाह अच्छे भी माने जाते थे। ऊपर से 4, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो ये समाज में अच्छे नहीं माने जाते थे ये विवाह। ठीक, तो इनको हम आराम आराम समझ लेंगे, बारी बारी से एक एक को समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ब्रह्म विवाह क्या होता था, इसमें क्या होता था, क्यों ये अलग अलग इतने प्रकार के नाम दिए गए, इनमें क्या अंतर था? कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, तो उसे हम बारी बारी समझेंगे। ब्रह्म विवाह में क्या होता था? जय दहेज सही उसी वर्ल्ड में विवाह, यानी माता पिता अपनी पुत्री का के साथ दहेज देते, मतलब दहेज लड़की वाले देते थे और लड़के वाले को दहेज मिलता था। यानी वर पक्ष को दहेज मिलता था और वधू पक्ष दहेज देता था सेम वर्ल्ड में। यानी क्षत्रियों को क्षत्रिय, ब्राह्मण ब्राह्मण में, और वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र में शादी होती थी। तो क्या कहलाता था? ब्रह्म विवाह। तो अब तो कहो सर हम तो ये ब्रह्म विवाह ही करेंगे, इसमें दहेज मिलता है, परेशान और देखो आगे। दूसरा कौन सा बताया हमने? देव विवाह। देव विवाह
इसमें क्या होता है, देव विवाह में यज्ञ करता पुरोहित के साथ कन्या का विवाह किया जाता था, पुरोहित के साथ विवाह के साथ विवाह। देव विवाह क्या होता है, तो पुरोहित होते हैं, मतलब यज्ञ काज तो होमान वगैरह संपन्न कराते थे इस विवाह में, उसी में पुरोहित के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देते थे। वही तो यज्ञ होमान आज करने वाला तो पुरोहित होता है, तो उसी के साथ अपनी कन्या के विवाह करते थे, वो के देव विवाह कहलाता था। और तीसरा होता था अर्श विवाह। अर्श विवाह, अर्श किसका पर्यायवाची होता है, बैल का, यानी बैल विवाह। तो समझ, वो बैल नहीं, इसमें कन्या का पिता पर पक्ष को एक जोड़ी गाय या बैल देता था, उस आधार पर इसका अर्श विवाह नाम पड़ता है। बैल बुद्धि वाला बैल नहीं, क्योंकि इसमें बैल दिया जाता था, इसलिए से अर्श विवाह नाम पड़ा। इसमें क्या होता था, कन्या का पिता, कन्या के माता पिता वर पक्ष को एक जोड़ी गाय या बैल देते थे। ठीक, ये अर्श विवाह हो गया। तो चौथे नंबर का प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह, प्रजापति विवाह में क्या होता है, बिना कोई दहेज के विवाह होता था इसमें। बिना कोई लेन देन के, इसमें ना तो लड़की पक्ष वाला कोई धनराशि वगैरह वगैरह, ना नकद, न कुछ अन्य के रूप में, ना कोई दहेज देता था, और ना वर पक्ष वाला लड़की पक्ष को कुछ देता था कि हम तुम्हारी लड़की की कोई कीमत वगैरह दे, कुछ नहीं देता। तो ये समाज में ये चारों विवाह अच्छे विवाह माने जाते थे। और अगले आया पांचवा विवाह, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह ये एक तरीके प्रेम विवाह होता था, प्रेम विवाह। और छठवें नंबर में ये प्रेम विवाह और गंधर्व विवाह, तो जैसे लव मैरिज कहते हैं, ठीक उसके उस तरीके का था ये गंधर्व विवाह। और साथ में देखें हम असुर विवाह, सॉरी छठवा असुर विवाह। असुर विवाह एक क्रय विवाह होता था, क्रय विवाह। इसमें क्या होता था, वर पक्ष कन्या पक्ष को कन्या की कीमत देता था, क्रय यानी लड़की को खरीदा जाता था। इसमें लड़की का पिता अपनी लड़की को बेचता था, और लड़के वाले उसे खरीद कर उससे शादी करते थे। तो ये असुर विवाह हो गया।
असुर विवाह में एक दिन लड़की को खरीदा जाता था कि हमने खरीद के अब हम अपने हिसाब से उसकी शादी करेंगे। वो अगला विवाह राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह में होते थे कन्या का अपहरण करके बलपूर्वक विवाह किया जाता था। कन्या का अपहरण करके बलपूर्वक विवाह। और लास्ट या आठवां पैशाच विवाह होता था। पैशाच विवाह, पैशाच विवाह में क्या होता है, कन्या को भगाकर विवाह किया जाता था। कन्या को भगाकर या अपहरण कर। अब उन्होंने इसमें अंतर क्या बता रहे हैं, अपहरण कर जब वह होश में ना हो। ये भगाना अपहरण कब किया जाता था, जब कन्या होश में ना हो और शादी भी कर लेते तो उसे बेहोश करे करे शादी भी कर ले, उसे पता भी नहीं चलता था और उसकी शादी हो जाती थी। सोए हुए में या किसी नशे ड्रग्स कराकर ये शादी की जाती थी। पैशाच विवाह, कन्या को पता ही नहीं चला उसकी कब शादी हो गई, उसकी शादी हो गई तब मनोदशा उसकी सही ना हो, दिमाग सही स्थिति ना हो। तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह देखने को मिलते, विवाह को ले 8 प्रकार के विवाह। 8 प्रकार के विवाह कौन में को 2 भागों में 4 अच्छी मानी जाती थी और 4 समाज के लिए बुरे माने जाते थे। ये चारों विवाह समाज के लिए बुरे माने जाते थे, इन्हें समाज अच्छी नजरों से नहीं देखता था। जो कौन कौन से 4 को अच्छे मानते थे, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्श विवाह और प्रतापत विवाह, इन्हें समाज अच्छा मानता था। तो गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, इन्हें समाज अच्छा नहीं मानता था। ब्रह्म विवाह में क्या होता था, बढ़िया आराम से दहेज मिलता था, दहेज के साथ शादी होती थी। देव विवाह में कन्या का विवाह यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ होता था विवाह, यज्ञ वगैरह संपन्न कराए उसी में जो संपन्न करता पुरोहित हो उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करते थे, जो देव विवाह होता। अर्श विवाह में कन्या के माता पिता वर पक्ष को एक जोड़ी गाय या बैल दान देते थे, जो अर्श विवाह होता है। प्रतापत विवाह में ना कोई दहेज लेना, ना लड़की वाले को देते थे लड़के वाले को, ना लड़का वाला कुछ लड़की वाले को, ऐसे ही आराम शादी हो जाती थी। वो प्रतापत विवाह कहलाता था। तो गंधर्व विवाह होता था एक प्रेम विवाह, लव मैरिज। तो सब आप जानते हो कि उस समझाने का कोई जरूरत नहीं, सब समझ गए हो। असुर विवाह एक क्रय विवाह होता है, इसमें पर पक्ष यानी लड़का पक्ष लड़की वाले को कि लड़की की कीमत देता था, यानी लड़की को एक तरह खरीदता था, क्रय करता था, वो असुर विवाह कहलाता था। वो अगले राक्षस विवाह, राक्षस विवाह में कन्या का अपहरण किया जाता था बलपूर्वक, यानी लड़की अपने होशो आवाज सब कुछ है, बलपूर्वक जैसे फिल्मों में देखते लड़की के बाप के या भाई कनपट्टी में बंदूक रख दी, लड़की की रख दी, चलो अब शादी करो तुम हमसे, तो लड़की बेबस होगी, चलो बेबसी में शादी करती है, वो स्थिति होती थी, बलपूर्वक शादी तुम्हें हमसे करना पड़ेगी।
राक्षस विवाह कहलाता था। और पैसाद विवाह में कन्या को भगा ले जा, अब उनने उसे भगा ले जा करके, ये तो प्रेम लव मैरिज में भगाते, लव मैरिज में दोनों की मर्जी से भागते हैं, और पैसाद विवाह में कन्या की कोई मर्जी नहीं होती है, जबरदस्ती उसे बेहोश करके कोई नशीली दवा खिलाकर या सोते हुए में उठा ले जाते थे, भगा ले गए, अपहरण कर लिया और उससे शादी कर ली। उसे पता ही नहीं चला हम कहाँ पहुँच गए, कहाँ थे, क्या उसी की शादी भी हो गई। यानी जब वो होश में ना हो, बेहोशी की स्थिति में उसे ले जाकर उससे शादी कर ली जाती थी, वो पैसाद विवाह कहलाता था। तो उम्मीद करता है सब समझ में आए कैसे आठों प्रकार की विवाह समझ में आया, कौन विवाह कैसा था, किसमें क्या स्थिति थी। लेकिन तुम लोग कमेंट करके बताते नहीं क्लास कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं लाई, और ना लाइक करते हो, ना किसी दोस्त को शेयर करते, शेयर कर दिया करो क्लास, जिससे अन्य लोगों को भी पता चल जाए। चलो तो आज क्लास यहीं तक रखते दोस्तों, लेकिन कमेंट ज़रूर बताया करें क्लास कैसी लगी, और आगे हमें क्या करना चाहिए, उस हिसाब से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके उससे, एक लाइक से। और चैनल को यदि जैसे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा तुरंत। तो चलो, जय हिंद, जय भारत।